हाँ भाई, सबने राम राम। हाँ तो देखो, आज अपने को कोशिका के कोशिकांग जो प्रमुख घटक है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने कुछ बातें जान ली थी कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी जो आवरण है वो किसका है? कोशिका झिल्ली का। अगर बात करें पादप कोशिका का, तो पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति के नीचे वाली परतें होती है। फिर हम बात करते हैं, देखो कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोरस प्लस वसा। ठीक है, ये त्रिस्तरीय होती है या द्विस्तरीय होती है? त्रिस्तरीय होती है, यानी 3 परतों से इसका निर्माण होता है। एक तो ऊपर वाली प्रोटीन और एक नीचे वाली भी प्रोटीन, और बीच में क्या होता है? वसा, मध्य भाग में। फिर हम बात करते हैं, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है कोशिका कला, क्रेगर और नेगाली के द्वारा। एकक इकाई कला की बात करें तो रॉबर्टसन, जीव द्रव्य कला डॉप्सन। तो ये बातें निकल के आ जाती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसी कोशिका झिल्ली से आगे हम पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली कोशिका का जीवित भाग होता है। यानी जीवित भाग यानी सजीव भाग होता है। सजीव भाग होता है। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सजीव भाग है और कौन सा सजीव भाग नहीं है, कौन सा जीवित भाग है, कौन सा जीवित भाग नहीं है। कोशिका झिल्ली जीवित भाग होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य सबसे पहला तो जीव द्रव्य की सुरक्षा, यानी कोशिका के अंदर जितना भी द्रव भरा पड़ा है वो सारे द्रव की सुरक्षा करना कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। फिर इसके अलावा एक और अगर हम बात करें, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक एक जीव द्रव्य की सुरक्षा कोशिका झिल्ली से। अगर हम बात करें कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान कौन सा भाग करता है, तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका कला भी इसको कहा जाता है, इकाई एकक कला कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा है चयनात्मक। चयनात्मक अवशोषण। अवशोषण का कार्य, चयनात्मक अवशोषण का कार्य, चयनात्मक अवशोषण का कार्य करता है। इसका मतलब ये जो झिल्ली है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। पारगम्य, इसको हम समझ लेते हैं। एक बार नोट करो अच्छे से, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो कोशिका झिल्ली कोशिका का एक जीवित भाग होता है।
दूसरी बड़ी बात, कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोरस से, वसा से मिलकर बनी है। समझ में आ गया? प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड हम बोल सकते हैं। 3 स्तर में बनी हुई है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में सबसे बाहरी भाग होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे का भाग होता है। ठीक है। फिर कोशिका झिल्ली के कार्यों में जीव द्रव्य की सुरक्षा, मतलब कि कोशिका के अंदर जितना भी द्रव भरा पड़ा है उन सब की सुरक्षा कौन करता है? कोशिका झिल्ली। पहला इंपॉर्टेंट बात, जीव द्रव्य की सुरक्षा कौन करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोशिका झिल्ली। दूसरा, अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन में अगर कोशिका झिल्ली नाम ना आए तो इसके मैंने अन्य नाम लिखा रखे हैं। प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका कला है। समझ में आ गया? फिर कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली। फिर बात आती है, देखो, चयनात्मक अवशोषण का कार्य। चयनात्मक अवशोषण का मतलब है कि जो चीज कोशिका को चाहिए वो चीज ये अंदर लेगा, जो चीज कोशिका से बाहर अगर छोड़नी है तो वो ये बाहर छोड़ेगा। न तो सारी चीजें अंदर लेगा, न सारी चीजें बाहर छोड़ेगा, तो वो होता है चयनात्मक अवशोषण का कार्य। इसीलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ में आ गया? अगर सारी चीज आर पार हो सकती तो पारगम्य झिल्ली बोलते। अब इसमें कुछ कुछ चीजें अंदर जाती है, कुछ कुछ चीजें बाहर जाती है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से ये झिल्ली है, और अगर कोई चीज इसके अंदर लेनी है, जैसे ऑक्सीजन, कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन इसके अंदर बाहर छोड़ने का काम, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? अब सोच के देखो, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, जो भी कुछ चीजें इसमें भरे पड़े हैं। अगर ये पारगम्य होता तो सारी चीज कहाँ निकल जाती? बाहर निकल जाती, और कोशिका क्या हो जाती? मृत हो जाती। तो इसलिए सारी चीजें बाहर नहीं, जो जो चीज काम की नहीं है उसको बाहर, जो जो काम की है उसको अंदर। समझ में आ गया? तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। हर एक कोशिका किसके संपर्क में रहती है? अगर मैं बात करूं तो रक्त वाहिकाओं के। प्रत्येक कोशिका जो है वो रक्त वाहिकाओं के संपर्क में होती है, और रक्त वाहिकाओं में सबसे पतली रक्त वाहिका जो होती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी, यानी केशिकाएं। अपने जो दिमाग के अंदर पतली पतली नसें होती हैं, जो बाल जितनी नसें होती हैं, वो सबसे पतली जो नसें होती हैं रक्त की, उनको केशिकाएं कहा जाता है, कैपिलरीज। ठीक है, उनके वो संपर्क में होती है किसके? कोशिका के। हमारे हर एक शरीर के हर एक पार्ट में जो कोशिका है उस कोशिका से संपर्क में होती है। इसी रक्त वाहिनी से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को बाहर छोड़ना, कोई भी हमने जो कुछ खाया है वो सारा कुछ अंदर की तरफ ले लिया जाता है, और इससे जो कुछ भी वेस्ट बनता है, जो यहाँ पर अपशिष्ट बनता है, वो अपशिष्ट यहाँ पर वापस खून में, रक्त में मिला दिया जाता है। कुछ अपशिष्ट ऐसा होता है जो पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। तो बात समझ में आई? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली इस तरीके से है। ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है। हाँ, लिख लिया क्या? अब देखो, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, नोट करके हम बात लिखते हैं। एक नाम आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली से ठोस पदार्थ को का अवशोषण
ठोस पदार्थ का अगर अवशोषण करें उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर एक नाम आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस की बात करें तो देखो पीने के लिए क्या होता है हमारे पास, पानी होता है और तो कुछ है ही नहीं। तो कोशिका झिल्ली से तरल पदार्थ का अवशोषण, तरल पदार्थ का अगर अवशोषण किया जाए, तरल के अंदर की बात करें तो तरल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो गैस और एक लिक्विड यानी द्रव। तरल का अर्थ ये होता है, यानी तरल का अर्थ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तरल का मतलब क्या होता है, तरल के अंदर आता है, इंग्लिश में इसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, फ्लूइडिसिटी इसी के अंदर होता है। तरल, तरल के अंदर गैस व द्रव दोनों चीज़ें क्या होती हैं, तरल होती हैं, इनको तरल कहा जाता है। पूरे विश्व में दो प्रकार के पदार्थ सीधे सीधे मिलते हैं, दो अवस्था में पदार्थ मिलते हैं, एक तो ठोस और दूसरे अगर हम बात करें तरल। तरल के अंदर दो इसके प्रकार हैं, गैस और द्रव। इसलिए बोल दिया जाता है तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, रक्त है। रक्त के अंदर देखो गैस भी है, ऑक्सीजन CO2, ठीक है, और द्रव के रूप में पानी है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस आ जाता है। फिर आ जाता है, देखो दो नाम और आते हैं, एक नाम आता है एक्सोसाइटोसिस और एक नाम आता है एंडोसाइटोसिस। देखो जहां पर भी नाम आ जाए एक्सो, एक्सो का मतलब है बाहर निकालना, और जहां पर नाम आ जाए एंडो यानी अंदर की तरफ ग्रहण करना, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस यानी कोशिका से पदार्थ को बाहर निकालना, कोशिका में पदार्थ को ग्रहण करना, ये सारी बातें ध्यान में रखना है। इस तरीके की क्वेश्चन आ जाते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सो एंडो का मतलब, एक्सो का मतलब एग्जिट यानी बाहर करना, और एंडो का यानी अंदर की तरफ लेना, ठीक है। और फिर बात करें पिनोसाइटोसिस, पीने के लिए, यानी पीने के लिए क्या होता है, तरल होता है, ठीक है। तो तरल पदार्थों को अगर अंदर ग्रहण करना हो पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फेंक के क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं, समझ में आ गया, ठोस हो गया पत्थर, तो ये ठोस पदार्थों को अवशोषण करना यानी अंदर ग्रहण करना। याद करने का मैंने तरीका क्या बताया, फैगोसाइटोसिस, फैगो यानी फेंक के क्या मारते हैं हम, पत्थर, और पत्थर क्या है, ठोस, तो ठोस पदार्थ को अंदर लेना, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पीना यानी तरल पदार्थ को, तो तरल पदार्थ यानी अपने तरल पदार्थ को अंदर लेना, समझ में आ गया। फिर बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब हो गया अपने कोशिका से संबंधित, ठीक है, सब में ये साइटोसिस लगा हुआ है। एक्सो यानी एग्जिट, बाहर छोड़ना, कोई भी पदार्थ हो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, और एंडोसाइटोसिस यानी ग्रहण, समझ में आ गया। तो ये बात निकल के आती है, लिख लिया गया सबने। अब देखो दो नाम आते हैं, ज़्यादातर बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नाम तो आता है, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक का नाम आता है विसरण, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन।
और एक का नाम आता है परासरण, और इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। तो देखो, विशेष रूप से विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलाव, एक तरीके से फैलाव, ठीक है, दोनों में ही ग्रहण करना हो सकता है, फैलाव है। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि पानी का एक बर्तन लीजिए और उसके अंदर रुई डाल दो, ऊपर ही रखनी है, तो रुई सारा पानी सोख लेगी क्या? सोख लेगी। फिर हम उसकी जगह पर पत्थर रखते हैं, पत्थर सोख लेगा क्या? नहीं सोखेगा ना। अब एक काम करते हैं, पत्थर को हम 10 साल तक रखते हैं उसमें, अब सोख लेगा क्या? अब पॉसिबल कंडीशन है वो पत्थर लगभग आधा गीला हो चुका होगा, यानी उसके अंदर आधा पानी जा चुका होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है धीरे धीरे। तो ये जो अंदर की तरफ फैलाव है ना, वो होता है अपना विसरण। इसके अलावा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये भी है कि हवा में फैलाव सबसे तेजी से होता है, ठीक है, गैस के अंदर। कैसे? हमने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाते ही क्या हो जाता है, उसकी सुगंध बहुत दूर तक पता लग जाता है अगरबत्ती जलाई है। समझ में आ गया? तो वो जो उसकी स्मेल जो दूर तक है, उसकी सुगंध फैल रही है, वो हवा के माध्यम से फैल रही है। हवा के अंदर उसका क्या हुआ है? विसरण हुआ है। समझ में आ गया? गैस में विसरण होता है, विशेष रूप से गैस के लिए है ये। समझ में आ गया? वैसे तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से गैस में। बात समझ में आएगी? तो ये बात निकल के आती है कि गैसों से इसका संबंध है। गैस, द्रव और ठोस। ठोस में सबसे कम होता है, इसलिए मैंने यहां पर सबसे बाद में लिखा है, सबसे कम। अब परासरण की बात करते हैं। केवल द्रव, केवल द्रव, विशेष रूप से केवल द्रव में देखने को मिलता है। अगर गैस को तुम लोगों ने द्रव बना दिया ठंडा करके, जैसे नाइट्रोजन को 182 डिग्री तक ठंडा कर दिया, -182 डिग्री तक, तो वो वहां पर तरल अवस्था में नाइट्रोजन देखने को मिलती है, और उसमें हम परासरण विधि कर सकते हैं। परासरण विधि एक और तुम लोगों ने देखा होगा, पादपों में जड़ों के द्वारा, जड़ों से जल को अन्य भागों में पहुंचाना। अन्य भागों में पहुंचाना, जड़ें जल ग्रहण करती हैं नीचे से, और वो सोख करके, जमीन से सोख करके उसको आगे पहुंचाती हैं। तो वो जो विधि है उसको हम ओस्मोसिस यानी परासरण बोलते हैं। समझ में आ गया? परासरण और विसरण में मैंने फर्क बताया है। विसरण गैस में सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में, और ये ठोस। फैलाव या मिलना हम कह सकते हैं इसको सामान्य भाषा में विसरण। अब ये दोनों प्रक्रिया करता कौन है, यहां पर मैंने क्यों बताया है? क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया कौन करता है? अपने कोशिका करती है। समझ में आ गया? कोशिका अगर हमारे रक्त से, अगर कोई हमारा खाया हुआ जो भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को लेता है ना, तो ग्लूकोज कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो उसको जब अंदर लेगा तो कौन सी विधि से लेगा? परासरण विधि से। जब गैस आदान प्रदान करता है, गैस विसरण। समझ में आ गया? तो इसलिए बोल दिया जाता है गैसों का वहां पर क्या होता है? विसरण। और यहां पर द्रव का क्या होता है? वहां पर, हाँ, कोशिका के अंदर, कोशिका से संबंधित बात है ये। समझ में आ गया? ये बात भी निकल के आती है। तीन अपने आराम से 3 सब्जेक्ट में मिला जुला रूप है ये। इसको फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में भी, और बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। तो ये तीनों बातें एक जगह पर ही समझ में आ जाएगी। लिख लिया गया सबने? अब देखो एक और दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
सेल वॉल के बारे में बात आती है। इसकी सबसे पहली बात तो ये कि जंतु कोशिका में जंतु कोशिका माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित ये बात समझ में आई कि जंतु कोशिका माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है, यानी इन दोनों में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? अब दूसरी बड़ी बात, तो पाई किस में जाती है? पादप कोशिका। पादप कोशिका में, कवक में और जीवाणुओं में। जीवाणुओं में से मैंने एक अलग से निकाल दिया है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका पीपीएलओ है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक बात, इसका निर्माण पूछ लिया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण इसका होता है सेल्यूलोज से। इसका जो निर्माण होता है वो सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है। कई चमेलियां बात करने में लग रही है, बीच बीच में से बात का थोड़ो बहुत के टाइम दे दो गुरुजी, बीच में थोड़ी सी बात कर लिया चकड़ा बेलन की। अब देखो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है। एक और बात हम देख लेते हैं, ये मृत होती हैं। मृत भाग है, ये मृत भाग है यानी निर्जीव है। निर्जीव भाग हम कह सकते हैं, निर्जीव भाग है कोशिका का। एक और बात अगर हम बात करें तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। सर्वप्रथम देखा देखने वाले रॉबर्ट हुक क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई, मृत कोशिका देखी गई। और मृत कोशिका के रूप में इन्होंने क्या देखा? कोशिका भित्ति देखी सबसे पहले, ठीक है। उसमें कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा। इसके अंदर अच्छा 1665 में, हाँ 1665 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो कोशिका भित्ति से संबंधित बातें हमने लिखी हैं। दो बातें रह गई है कोशिका भित्ति में, यहां पर लिखा दें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं, जीवाणु की भित्ति जो है उसको हम कहते हैं पैक्टीन। पैक्टीन
और जो कवक की भित्ति होती है, कवक की भित्ति, उसको हम कहते हैं काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का नाम है काइटिन और जीवाणु की कोशिका भित्ति का नाम है पेक्टिन। जीवाणु की पेक्टिन और कवक की काइटिन। तो इसमें आसानी से याद किया सकता है, कैसे कवक कैसे काइटिन, और यहां पर फिर बाकी बच गया पेक्टिन, तो पेक्टिन जीवाणु। तो कोशिका भित्ति से संबंधित एक बात तो ये निकल के आ जाती है। एक चर्चा लास्ट में हम यहीं पर नोट कर लेते हैं, ये पारगम्य झिल्ली है, पारगम्य। पारगम्य झिल्ली का मतलब ये हो जाता है कि ये जितना भी इसमें द्रव होगा वो सारा बाहर, और जो बाहर है वो अंदर की तरफ ले लेगा। ये कोई भी रोक टोक नहीं है, इसमें पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। और पादप कोशिका का ये सबसे बाहरी आवरण होता है। किस किस में पाई जाती है? पादप कोशिका, कवक, जीवाणु के अंदर। जंतु कोशिका में पाई जाती है क्या? नहीं। और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। और इसका निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। ये कोशिका का कैसा भाग है? मृत भाग है, यानी निर्जीव भाग है, ठीक है। और सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसके पास में? रॉबर्ट हुक। तो ये बातें हमने देख ली है। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरा, जो आज का लास्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा की हम बात कर लेते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका में अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के मध्य बिखरा द्रव्य या तरल रूप कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो बिखरा हुआ द्रव है या तरल रूप है, वो जो होता है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा होता है। ये जो तरल या द्रव तरल रूप है, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये झिल्ली है और ये केंद्रक है।
इन दोनों के मध्य कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं जीव द्रव्य। कहा जाता है। इसी जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा की बात आज हमने स्टार्ट कर दी है। इसी के अंदर हम पूरा जीव द्रव्य हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसी में विशेष रूप से सारे जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग किस तरीके से इसमें व्यवस्थित होते हैं, वो सारी बातें। तो तीन प्रमुख घटक होते हैं कोशिका के। एक तो कोशिका झिल्ली हो जाती है, एक कोशिका द्रव्य हो जाता है, और एक जो अगर हम बात करें तो केंद्रक होते हैं। तीन प्रमुख घटक होते हैं। हमने कोशिकांगों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एक एक करके, जिसमें सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, फिर दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा। यहाँ तक की बात अच्छे से नोट कर लेनी है और इसको घर से याद करके आना है। समझ में आ गया?